हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों मैं शुभम पांडे और आज हमारा ये मोल कॉन्सेप्ट का तीसरा लेक्चर है। दोस्तों हमने पहला लेक्चर और दूसरे लेक्चर में क्वेश्चंस देखा है। पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चंस और सारे फार्मूले मोल कॉन्सेप्ट के देख रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम 12 से 15 सालों के पैटर्न को देख रहे हैं और ये वीडियो जेईई मेंस और नीट दोनों वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप मत सोचिएगा कि यहाँ पर जेईई मेंस के केवल क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। जेईई मेंस क्वेश्चंस नीट में आते हैं और नीट के क्वेश्चंस जेईई मेंस में आते हैं। हाँ, जेईई एडवांस का लेवल कुछ अलग होता है, लेकिन जेईई मेंस और नीट का लेवल लगभग बराबर ही होता है। दोस्तों अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे आज सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ 0.30 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन वाज पास्ड इन 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों अमोनिया इवॉल्व हो रहा है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अमोनिया इवॉल्व हो रहा है, मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा तभी तो अमोनिया इवॉल्व हो रहा है। अगर नाइट्रोजन ना होता तो अमोनिया इवॉल्व ना होता, क्योंकि नाइट्रोजन से ही अमोनिया बनना है NH3। तो उस अमोनिया का हमको परसेंटेज पता करना है, या अमोनिया का हम परसेंटेज पता करें या हम नाइट्रोजन का परसेंटेज पता करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है तो हम नाइट्रोजन का परसेंटेज पता करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों नाइट्रोजन बेसिक नेचर शो करेगा, अमोनिया बेसिक नेचर शो करेगा। उसको पता करने के लिए हम इसमें एसिड डाल रहे हैं। एसिड का भी तो हमें अंदाजा नहीं है, हमको ये पता है कि हम एसिड कितना डाल रहे हैं। अब हम जब एसिड डाल लेंगे तो हमको उसका मिली मोल्स पता रहेगा, मिली इक्विवेलेंट पता रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इतना डालने के बाद कितना एसिड कंज्यूम हुआ, कितना अमोनिया के द्वारा कंज्यूम हुआ। जो कंज्यूम नहीं हुआ उसको हम बेस डाल के फिर से कंज्यूम करा लेंगे। तो बेस भी हमें नोन है, एसिड भी हमें नोन है, तो हम उन दोनों के डिफरेंस से अमोनिया को पता कर लेंगे कितना मिली इक्विवेलेंट अमोनिया इस रिएक्शन में यूज हुआ। तो यहाँ पर हम 100 ml डाल रहे हैं 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ताकि हमें अमोनिया का पता चल पाए। लेकिन होता क्या है कि एक्सेस ऑफ एसिड रिक्वायर्ड, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ द एसिड हो जा रहा है। मतलब एसिड जब न्यूट्रलाइज हमने रिएक्शन करा लिया तो हमने देखा कि अभी भी मीडियम हमारा एसिडिक है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए अब हम बेस को ऐड करेंगे। तो हम 20 ml ऑफ 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हम डाल रहे हैं। ये बेस है हमारा। फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, जब हमने पहली बार 100 ml 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड डाला होगा तो कुछ एसिड अमोनिया से रिएक्ट करके न्यूट्रल हो गए होंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा एसिड जो बचे थे उसको न्यूट्रल कौन कर रहा है, 20 ml ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमको ये बताना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी बेंजामाइड, ऑप्शन सी एस्टामाइड एंड ऑप्शन डी है थायोयूरिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम मिली इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को आप जानते होंगे कि ये डाई बेसिक एसिड है, फार्मूला होगा H2SO4। H2SO4 में ये डाई बेसिक है, मतलब 2H+ देगा। इसका एक मोल 2 मोल H+ देगा, 2 मोल H+ देगा। तो दोस्तों इसलिए डाई बेसिक है। अगर मैं कहूँगा कि इसका एक मोलर सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी तो कहेंगे 2 टाइम्स, ठीक है। जो मोलरिटी होगी उसका 2 टाइम्स नॉर्मेलिटी होगी, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसकी नॉर्मेलिटी बताओ तो हम कहेंगे कि 2 टाइम्स ऑफ मोलरिटी, ओके, क्योंकि इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। तो हम पूछेंगे कि मिली इक्विवेलेंट क्या होगा। मिली इक्विवेलेंट पता करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, N1V1 यही करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मोलरिटी दे रखी है वो दे रखी है 0.1। कितना दे रखा है, 0.1। तो मोलरिटी से अगर हमको नॉर्मेलिटी में बदलना है तो ये डाई बेसिक है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये नॉर्मेलिटी में बदलेगा। अब इसके वॉल्यूम से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100 ml। तो दोस्तों जब ये सब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला है कितना, 20 मिली इक्विवेलेंट, ठीक, मिली इक्विवेलेंट, ओके।
अब 20 मिली इक्विवेलेंट आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि एक्स्ट्रा बेस हमको कितना ऐड करना पड़ा। ठीक, तो हमने एक्स्ट्रा बेस में हमने लिया था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मोनो एसिडिक है, मतलब एक OH माइनस देता है, एक OH माइनस देता है, तो इसकी जितनी मोलरिटी होगी उतने ही नॉर्मेलिटी भी होगी, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी बराबर होगी। ठीक, तो हमने मोलरिटी कितना ले रखा था 0.5। ठीक, तो हम इसका अगर मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 0.5 इंटू 20 करेंगे। ओके, जब 0.5 इंटू हम 20 करेंगे तो कितना आने वाला है दोस्तों, 10 मिली इक्विवेलेंट। कितना आएगा, 10 मिली इक्विवेलेंट। ओके, अब 10 मिली इक्विवेलेंट आ गया, तो ये हमारा क्या था, एसिड था। ये क्या था, एसिड। अब ये क्या था, बेस। दोस्तों एसिड और बेस में हमको अब ये पता चल जाएगा कि भाई 20 हमने ऐड किया था, जिसमें से 10 खर्च हो गया था, तभी तो 10 को न्यूट्रलाइज कौन किया है, NaOH किया है। तो अगर हम पूछें कि कितना न्यूट्रलाइजेशन NH3 के द्वारा हुआ, तो कहेंगे 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 ही मिली इक्विवेलेंट NH3 के द्वारा न्यूट्रलाइज हुआ है। ओके, तो दोस्तों 10 मिली इक्विवेलेंट अगर न्यूट्रलाइज किया है तो हम जानते हैं कि NH3 ही तो न्यूट्रलाइज किया है। कौन न्यूट्रलाइज किया है, NH3, मतलब एक नाइट्रोजन एटम एक बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, एक H+ को न्यूट्रलाइज करेगा। तो मतलब कि अगर 10 मिली इक्विवेलेंट नाइट्रोजन रहा होगा तभी तो 10 मिली इक्विवेलेंट अमोनिया बना होगा। अगर 10 मिली इक्विवेलेंट नाइट्रोजन रहा होगा तो उतना ही मिली इक्विवेलेंट क्या बना होगा, अमोनिया बना होगा, और तभी तो वो न्यूट्रलाइज किया होगा। मतलब कि 10 मिली इक्विवेलेंट कहें और चाहे 10 मिली मोल कहें, एक ही बात होगा इस समय अमोनिया के लिए। मतलब कि 10 मिली मोल नाइट्रोजन एटम यहाँ होगा। दोस्तों 10 मिली मोल तो हम जानते हैं कि इसका वेट कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 के पावर -3 मिली की वजह से, और मालिकुलर वेट ऑफ जो नाइट्रोजन होगा वो कितना होगा, 14। दोस्तों जो करेक्ट आंसर आएगा हमारा, करेक्ट आंसर क्या अभी रिजल्ट आने वाला है, 14 इंटू 10 के पावर -2। अगर हम इसी में लगाते हैं तो 0.14 आना चाहिए, क्या, ग्राम नाइट्रोजन का वेट 0.14। तो अगर हम पूछें कि परसेंटेज क्या रहा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना रहा, क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वो कितना था, 0.3 ग्राम। कितना था, 0.3 ग्राम। तो दोस्तों जो परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज जो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि 0.14 आया है तो डिवाइडेड बाई 0.3, ठीक, इंटू 100 करेंगे। एक प्लेस से डेसिमल हमने हटाया यहाँ इसको, ठीक है, दो प्लेस से डेसिमल हटा दिए, 40/30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब हम 3 से कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, फिर डेसिमल लगाने के बाद 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18। तो जो हमारा रिजल्ट आने वाला है 46.6% आने वाला है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमारा नाइट्रोजन है वो 46.6% है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, चारों में हम देखेंगे कि किस में नाइट्रोजन का परसेंटेज 46.6% है। दोस्तों क्वेश्चन को फिर से समझ लो कि हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, उसमें नाइट्रोजन था, एक नाइट्रोजन एटम से एक अमोनिया का मालिक्यूल बनेगा, एक अमोनिया मालिक्यूल एक एसिड को H+ को न्यूट्रलाइज करेगा। अगर हम 1 मोल अमोनिया मालिक्यूल लेंगे तो 1 मोल H+ को न्यूट्रलाइज करेगा, 1 मालिक्यूल लेंगे NH3 का तो 1 H+ को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक। तो हमने शुरू में H2SO4 लिया स्टार्टिंग में,
0.1 मोलरिटी और 100 ml। हम जानते हैं कि H2SO4 का एक मालिक्यूल 2H प्लस देगा, इसलिए हमें 2 गुना से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ताकि मैं इसका मिली इक्विवेलेंट पता कर पाऊँ कि ये इक्विवेलेंटली कितना बिहेव कर रहा है, नॉर्मेलिटी पता कर पाऊँ। तो हमने क्या किया, N1V1 किया, N1V1 किया। यहाँ से हमें पता चला कि 20 मिली इक्विवेलेंट हमने H2SO4 ऐड किया था। ठीक है, उसके बाद वो रिएक्शन किया, अभी भी सोल्यूशन एसिडिक बताया, इसलिए हमें एक्स्ट्रा NaOH डालना पड़ा। ठीक है, सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हमको बाद में डालना पड़ा कितना, 10 मिली इक्विवेलेंट NaOH, क्योंकि 0.5 मोलर और 20 ml हमने डाला था NaOH, जहाँ से हमें OH माइनस मिला 10 मिली इक्विवेलेंट। हमें पता चला कि मतलब 20 मिली इक्विवेलेंट हमने एसिड डाला था, जिसमें से 10 मिली इक्विवेलेंट अमोनिया के द्वारा रिएक्ट हो चुका था, और जो बचा हुआ था वो NaOH के द्वारा न्यूट्रलाइज हुआ। कौन, एसिड। तो दोस्तों हमें पता चला कि 10 मिली इक्विवेलेंट अमोनिया के द्वारा न्यूट्रलाइज हुआ था, तो 10 मिली इक्विवेलेंट नाइट्रोजन का वेट क्या होगा, 10 मिली इक्विवेलेंट मतलब 10 मिली मोल नाइट्रोजन का वेट क्या होगा। तो हमने क्या किया, 10 इंटू मिली का मतलब 10 के पावर -3 मोल, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा नाइट्रोजन का, 14, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 0.14 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट क्या, नाइट्रोजन तो एटॉमिक वेट ही कहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन अभी मॉलिक्यूल नहीं है। तो 0.14 ग्राम आ गया, 0.14 ग्राम आ गया। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिया था वो 0.3 ग्राम था, उसमें नाइट्रोजन 0.14 ग्राम है, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना आया, ठीक है, आया 46.6%। अब हमारे पास ऑप्शंस है यूरिया, हमारे पास ऑप्शन है यूरिया। दोस्तों यूरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है NH2CONH2। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे तो 14 14 28 2 2 4 तो 28 और 4 32 और कार्बन है 12 तो 44 और ऑक्सीजन है 16 तो 44 और 16 हो जाएगा 60। फिर से चलो देख लेते हैं, 2 नाइट्रोजन तो 14 दूना 28, 4 हाइड्रोजन 28 4 32 और 12 44 और 16 60। दोस्तों 60 ग्राम है। हम इसमें देखते हैं नाइट्रोजन कितना है, तो 14 दूना 28, ठीक है, 14 2 28। तो हम परसेंटेज देखेंगे तो 28 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 3। अब देख रहे हैं 14/3 पहले भी आया था, 3 से अगर हम इसे कट करेंगे तो 3 2 जा 0.66 और 3 4 जा 4.66, मल्टीप्लाई करने पर आ गया 46.6%। तो इसमें भी नाइट्रोजन का परसेंटेज 46.6%, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी नाइट्रोजन का परसेंटेज 46.6%। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा यूरिया। चलो बाकी का भी फार्मूला देख लेते हैं कि बेंजामाइड का फार्मूला क्या होता है। दोस्तों जो बेंजामाइड का फार्मूला होता है वो होता है C6H5CONH2, ठीक है, एस्टामाइड। इसके बाद क्या है, एस्टामाइड मतलब है CH3CONH2। उसके बाद है आपसे थायो यूरिया मतलब है NH2CSNH2, ठीक है। ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, नहीं होने वाला है। ये थायो इसको बोला गया है सल्फर की वजह से, ठीक है। यूरिया जैसा ही है, NH2CSNH2 है तो थायो यूरिया, NH2CONH2 होता तो यूरिया। ओके दोस्तों, क्वेश्चन समझ में ही आया होगा, आसानी रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मिली इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा है, नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा है। तो चलो नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ phosphorus acid H3PO3, the value of 0.1 मोलर एक्वस KOH solution required is। दोस्तों यहाँ पे हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराना है। जैसे कि पिछले रिएक्शन में हमने देखा था कि एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था, यहाँ भी आपको एसिड दे दिया है, बेस दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन अगर हम कराएंगे तो दूसरा, अगर यहाँ पर आपको फास्फोरस एसिड का कंप्लीटली जानकारी दे दिया है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, उसकी मोलरिटी दे रखी है,
ठीक है। और आपको बेस KOH का बेस का मोलरिटी दे रखा है। अब पूछ रहा है कि कितना रिक्वायर्ड वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों आपको मोनोबेसिक, ठीक है, और एसिडिटी दोनों देखनी पड़ेगी, एसिड और बेस की। तो अगर हम देखते हैं H3PO3, ठीक है, H3PO3 फास्फोरस एसिड, ये डाई बेसिक है। क्या है? डाई बेसिक। दोस्तों ये डाई बेसिक है, मतलब कि अगर मोलरिटी इसकी 0.1 है, क्या है? 0.1, और जो वॉल्यूम हमने ले रखा है वो 20 ml ले रखा है। तो अगर मैं इसकी पूछूं कि नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो कहेंगे 2 टाइम्स मोलरिटी, मतलब 2 × 0.1, जो मोलरिटी हो जाए, नॉर्मेलिटी हो जाएगी वो 0.2 हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी। अगर हम मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे तो जो मिली इक्विवेलेंट आने वाला है, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट आने वाला है N1V1, तो N1 हमारा कितना है? 0.2, और जो V1 है वो 20 है। तो कितना आएगा? ठीक है, 22 जा 40, तो 4 मिली इक्विवेलेंट आ गया। दोस्तों उसके बाद दे रखा है KOH, ये मोनो एसिडिक है, ठीक है, मोनो एसिडिक है, मतलब एक ही OH माइनस देगा, जो इसका मोलरिटी होगी वही नॉर्मेलिटी भी होगी, ठीक है। तो इसकी जो मोलरिटी है वो 0.1 मोलर है, और वॉल्यूम हमको नहीं पता है, तो इसकी नॉर्मेलिटी भी इतनी होगी। तो अगर हम कहेंगे कि अगर हमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कराना है तो एसिड और बेस की दोनों की जो मिली इक्विवेलेंट है वो बराबर होना चाहिए, तभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो पाएगा। तो एसिड का जो मिली इक्विवेलेंट था वो है, पहले हम बेस लिख लेते हैं कि 0.1 × V नॉर्मेलिटी × वॉल्यूम इक्वल टू 0.2 × 20 होगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 0.2 × 20 डिवाइडेड बाई 0.1, एक प्लेस से डेसिमल हटाएंगे, 22 जा क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 40 ml, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए जो दे रखा है वो 40 ml ही दे रखा है। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.02 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन इज। दोस्तों हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है, वहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हैं एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके 6.02 × 10⁻23 से। दोस्तों आपको वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, 100 ml, तो आपको मोलरिटी बतानी है। ऑप्शन ए होगा 0.2, ऑप्शन बी है 0.1, ऑप्शन सी है 0.001 एंड ऑप्शन डी है 0.1। चलो दोस्तों कैलकुलेट करते हैं। 6.02 ओके इंटू 10⁻20 ओके। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो 6.02 × 10⁻23 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स पता करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया पता करने के लिए। दोस्तों ये कैंसिल कर जाएंगे, 10⁻20 है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻20 माइनस 23, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ मोल। ओके दोस्तों अगर हमें मोलरिटी पता करनी होती है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, इन लीटर। ओके तो नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 10⁻³ एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100 ml। इसको हम चेंज करेंगे लीटर में तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 10⁻³ इंटू 1000 ऊपर जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो दोस्तों ये 10⁻³ है, ये और 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ तो -3 और +3 तो हो जाएगा ये 10⁻0 और डिवाइडेड बाई 100
ओके, तो 10 की पावर 0 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.01। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी 0.01 मोलर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर will be consumed in obtaining 21.6 gram of elemental boron from the reduction of boron trichloride by hydrogen। दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है, बोरान ट्राइक्लोराइड का रिडक्शन कराया जा रहा है हाइड्रोजन गैस के द्वारा। तो हमें जो मिल रहा है एलिमेंटल बोरान जो मिल रहा है वो 21.6 ग्राम मिल रहा है। तो कह रहा है कितना हाइड्रोजन गैस कंज्यूम्ड हुआ होगा बोरान ट्राइक्लोराइड का रिडक्शन कराने में, ठीक है। और जो हमें हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम बताना है और 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एसटीपी पे हमें वॉल्यूम बताना है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पता चल जाए तो एसटीपी पे हम उसका वॉल्यूम बता सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पता होने के बाद 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हमको इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा। BCl3 प्लस H2 तो न्यूट्रलाइज करा रहा है बोरान, न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ हाइड्रो, ठीक है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बोरान का और बन रहा है हमारा ये HCl। तो दोस्तों यहाँ पर 3 Cl है तो इसलिए हम कहेंगे 2HCl की जगह पर 3HCl। ओके, जब एक बी लेंगे तो एक बी 3HCl, तब यहाँ हमें लेना पड़ेगा 3/2H2। ओके, मिलने वाला है, बैलेंस है। चाहे तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2BCl3 प्लस 3H2, तो हमें मिलेगा 2B, दोनों तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, तो 2B प्लस 6HCl। ओके दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कहेंगे हमने इसका लिया 2 मोल, हमने इसे लिया 3 मोल, तो ये मिल रहा है 2 मोल और ये मिल रहा है हमें 6 मोल। तो यहाँ मोल पे तो बात किया नहीं है, आपसे कह रहा है कि 21.6 ग्राम हमें एलिमेंटल बोरान मिलना चाहिए। दोस्तों 21.6 एलिमेंटल बोरान इतना ग्राम मिलना चाहिए। हम ग्राम के टर्म में भी बता सकते थे कि ये देखो 3H2 का जो वजन होता है 2 होता है, तो मतलब 6 ग्राम अगर हम लेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स बोरान। ठीक है दोस्तों, 2 टाइम्स अगर हम बोरान करते हैं तो 2 इंटू बोरान का जो वेट है 10.8 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है 21.6 ही मिलता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि 21.6 2 मोल के ही बराबर है, क्योंकि 21.6 डिवाइडेड बाई अगर हम 10.8 करेंगे तो कट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है 2 मोल। तो 2 मोल बोरान हमको मिलना चाहिए। हम देख रहे हैं कि 2 मोल बोरान मिलने के लिए हमें 3 मोल हाइड्रोजन को कंज्यूम कराना पड़ेगा, और जो 3 मोल हाइड्रोजन का एसटीपी पे वॉल्यूम होगा वो 3 इंटू 22.4 लीटर होगा। ओके, तो 3 4 जा 12, 2 1 कैरी, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6, 67.2 लीटर होगा। ओके, यहाँ तो डायरेक्ट मोल दे रखा था इसलिए चीज़ें आसान थी। ठीक है, और जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस करता तब भी इसे हम बड़ी आसानी से कर सकते थे। कैसे, देखो यहाँ हमको ये पता चला ना कि ये है 21.6 ग्राम, तो यहाँ पर जो खर्च हुआ 67.2 लीटर। दोस्तों अगर मान लो हमसे कहता कि 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम बोरान कितने लीटर में मिलेगा। ओके, तो हम क्या करते, सिंपली रेशियो लगा देते कि भाई अगर 21.6 ग्राम हमने बोरान लिया तो 67.2 लीटर हाइड्रोजन खर्च हुआ। अगर हम 100 ग्राम लेंगे तो ये x, डायरेक्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और तब भी आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को उस तरफ भेजेंगे तो
तो क्या होगा 67.2 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाने वाला है 21.6। इस तरह से भी कर सकते थे, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते थे। यूनिटरी मेथड में क्या कहते हैं कि 21.6 ग्राम ले रहे हैं तो हमें 67.2 हाइड्रोजन कंज्यूम कराना पड़ रहा है। अगर हम 1 ग्राम लेंगे, 1 ग्राम बोरान हमको कब मिलेगा, जब 67.2 डिवाइडेड बाई 21.6, ठीक है, इतना हाइड्रोजन, इतना लीटर हाइड्रोजन कंज्यूम होगा। अगर हम कहेंगे 100 ग्राम तो कुछ नहीं करना है, 1 ग्राम के लिए आ गया है, 100 ग्राम के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 67.2 डिवाइडेड बाई 21.6। तो दोस्तों ये देखो और ये देखो, कोई अंतर, 100 इंटू 67.2 डिवाइडेड बाई 21.6। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी लगा सकते हो और आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए स्टाइकोमेट्री का कि ये 2 मोल लिया है तो ये 3 मोल की ज़रूरत पड़ी तो ये 2 मोल बनेगा, ये 6 मोल बनेगा। अब चाहे इसको मैं ग्राम के टर्म में लिखता तब भी ये आसान हो जाता, चाहे मैं इसको जो लीटर, जो गैस है उसको लीटर के टर्म में लिखूं, चाहे मालिक्यूल के टर्म में लिखूं, आसान ही होने वाला है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 ml ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑन टाइट्रेशन विथ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड gave a liter value of 35 ml. The molarity of barium hydroxide solution was. दोस्तों 25 ml दे रखा था बेरियम हाइड्रोक्साइड, उसकी मोलारिटी नहीं दे रखी थी, ना तो नॉर्मेलिटी दे रखी थी। उसको टाइट्रेट किया जा रहा है, मतलब न्यूट्रलाइज कराया जा रहा है, किसके द्वारा, 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। तो जो खर्च हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.1 मोलर वो 35 ml खर्च हुआ है, 35 ml खर्च हुआ है। तो हमें मोलारिटी बताना है किसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड का, कि क्या मोलारिटी रहा होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड का। दोस्तों टाइट्रेट करने का मतलब है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, मोलारिटी के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में हमको बताना है, उसके मिली इक्विवेलेंट के बारे में बताना है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एसिड का जितना मिली इक्विवेलेंट होगा उतना ही बेस का मिली इक्विवेलेंट होगा, तब जाके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीटली हो पाएगा, कोई भी चीज़ न्यूट्रलाइज हो पाएगा, कोई भी एसिड न्यूट्रलाइज हो पाएगा। अगर हम 25 मिली इक्विवेलेंट एसिड लेते हैं तो हमें 25 मिली इक्विवेलेंट बेस भी लेना पड़ेगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कराने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर 25 ml दे रखा है। HCl हमारा जो है वो है 0.1 मोलर और 35 ml, और जो हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड है ये है BaOH का होल ट्वाइस। इसकी मोलारिटी हमें नहीं पता है, मोलारिटी हमको नहीं पता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो है 25 ml। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि HCl का जो नॉर्मेलिटी होता है वही मोलारिटी होता है, क्योंकि ये मोनोबेसिक है। ये क्या है, मोनोबेसिक है, क्योंकि एक ही H+ देने वाला है। लेकिन जो BaOH है ये डाई एसिडिक है, मतलब कि 1 मोल 2 OH- देने वाला है। तो इसका जो N फैक्टर होगा, वो जो इसका नॉर्मेलिटी होगा वो N फैक्टर इंटू मोलारिटी होगा। ओके होगा। तो हमको पहले इसका नॉर्मेलिटी पता करना है। और दोस्तों अगर ये डाई एसिडिक है तो जो इसका N फैक्टर होगा वो 2 ही होगा, अगर कोई आयंस रहता वो 2 इलेक्ट्रॉन देता तो उसका N फैक्टर 2 होता, कोई आयंस रहता वो 3 इलेक्ट्रॉन देता तो उसका N फैक्टर 3 होता। तो दोस्तों हम पता करते हैं मिली इक्विवेलेंट बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो जो एसिड का मिली इक्विवेलेंट होगा वो 0.1 होगा, उसकी नॉर्मेलिटी भी 0.1 होगी, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी दोनों बराबर होगी, 0.1 नॉर्मल भी होगा वो। तो 0.1 इंटू 35 ml बराबर क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि बेस की जो नॉर्मेलिटी है वो N है, ओके, इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 25।
तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या पता चलेगा हमें कि 0.1 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 25। अगर हम कट करते हैं तो 5 5 जा 25, 5 7 जा, ओके, तो हो जाने वाला है 5 1 जा 5 एंड फिर 2, तो 1.4 इंटू 0.1, सो हो जाएगा 0.14। क्या हो जाएगी? नॉर्मेलिटी। 0.14 हो जाएगी नॉर्मेलिटी। अगर 5 से मैं इसको काटूंगा तो ये आएगा 1.4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो 0.14 नॉर्मेलिटी आएगी। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू n फैक्टर मोलरिटी। तो अगर नॉर्मेलिटी आई है 0.14, n फैक्टर है 2, मोलरिटी नहीं पता, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.14 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 को हम यहाँ नीचे भेज देंगे, यहाँ से नीचे भेज देंगे, तो क्या आने वाला है? 0.07। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, ऑप्शन डी होगा 0.07। तो दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स इन 558.5 ग्राम Fe इज। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा 558.5 ग्राम Fe में। सबसे पहले ग्राम वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है ब्रैकेट में, ठीक है, कि एटॉमिक वेट भी दे रखा है आयरन का कि 55.85 ग्राम है। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल पता कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वेट दे रखा है 558.5। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करना है तो हम इसको मॉलिक्यूलर वेट से इसको डिवाइड करेंगे। ओके दोस्तों, अगर ये डेसिमल 2 प्लेस के लिए हम हटाएंगे तो यहाँ भी 2 प्लेस के लिए हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, ये इसको इससे कट करेंगे, पता चला 10 मोल्स। ठीक है, ये आयरन का नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया आयरन का कि ये 10 मोल है। कितना है? 10 मोल एटम, 10 मोल एटम। अब ऑप्शन ए में दे रखा है, हमको पता करना इसके बराबर किसमें नंबर ऑफ मोल्स है। तो कह रहा है ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन। दोस्तों 60 ग्राम कार्बन का हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक वेट है 12 है, तो 12 5 जा 60 ग्राम कार्बन का जो मोल होगा वो 5 मोल होगा। अब कह रहा है ट्वाइस, जब ट्वाइस करने को कहेगा तो 5 2 जा 10 होने वाला है, 10 मोल कार्बन एटम। ये दोनों तो बराबर हो गए, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर बाकी का रहा है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो 6.02 दे रखा था 23 इंटू 10 की पावर 22। दोस्तों अगर हम इसको नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाएंगे तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये तो कट जाने वाला है, ये 22 ऊपर जाएगा, ये 23 ऊपर जाएगा, तो 22 माइनस 23 तो आ जाएगा 10 की पावर -1, मतलब 0.1 मोल। ये तो बहुत कम है। ठीक है, ये 10 की पावर 22 की जगह पे अगर 10 की पावर 24 लिखता तब 24 माइनस 23 होता, तब 10 आता, तब सही हो जाता, लेकिन इसलिए ऑप्शन बी गलत है। कर रहा है हाफ दैट इन 8 ग्राम हीलियम। 8 ग्राम हीलियम की बात कर रहा है। हीलियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 4 होता है, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, ये तो आया 2, तो ये भी सही नहीं होने वाला है। हाफ दैट इन 8 ग्राम, अब अगर हम हाफ कर देंगे इसका तो ये तो 1 हो जाने वाला है, तो ये भी नहीं सही होने वाला है। फिर दे रखा है 558.5 और फिर दे रखा है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतना नहीं होने वाला है, क्योंकि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को हम 1 मोल कह सकते हैं, तो ये तो हो गया 558.5 मोल। इतना भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आंसर है 10 मोल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 कि विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ दीज चेंजेज। करा है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या चेंज होगा? मोलेलिटी बेटा मास पर निर्भर करता है। ठीक है,
मोलिलिटी में सारे टर्म मास हैं और मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मास में कोई भी चेंज नहीं होता है। वेट फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट ये भी मास पर डिपेंड करता है, इसलिए कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। मोलरिटी की अगर हम बात करते हैं तो मोलरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा मास में कोई चेंज नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर में क्या चीज़ चेंज होगा, मोलरिटी चेंज हो जाएगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से मोल में कोई चेंजेज नहीं होने वाला है। मोलिलिटी में कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि मोलिलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स आर डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। वेट फ्रैक्शन नहीं चेंज होने वाला है, क्योंकि मास और वेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो मोलरिटी चेंज होगी। ओके, नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों इसके बाद बहुत जल्द ही हम नीट का भी 30 ईयर या 33 ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और क्रैश कोर्स भी आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड करेंगे, सारे चैप्टर के, केमिस्ट्री के भी और फिजिक्स के भी। तो चलो दोस्तों, हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इन ए कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 9:1:3.5। कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन इक्वल टू 9:1:3.5। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का मास का रेशियो, हाइड्रोजन के मास का रेशियो और नाइट्रोजन के मास का रेशियो दे रखा है, या वेट का रेशियो 3.5। करें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 108। कितना है? 108। करें मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हमको बताना है। दोस्तों सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला पता कर लेते हैं। हमको मास दे रखा है, तो सबसे पहले हमको ये चाहिए कि हम इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमको इनके मॉलिक्यूलर वेट, उनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है? 14। दोस्तों कट करने के बाद क्या आने वाला है? 3/4:1/1 ये कट करने के बाद आएगा 1/4। दोस्तों अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सारे फ्रैक्शन चेंज हो जाएंगे सिंपल नंबर में। सिंपल रेशियो में चेंज हो गया। अब क्या आया यहाँ? 3:1 यहाँ तो 4 और 1 का कटना नहीं है, तो 3:4:1। तो दोस्तों हमें क्या पता चला कि कार्बन का रेशियो 3 है, हाइड्रोजन का रेशियो 4 है और नाइट्रोजन का रेशियो 1 है। ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। अब एम्पिरिकल फार्मूला बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला के बराबर करना है। ऐसा तब होगा कि यही एम्पिरिकल फार्मूला हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाए जब दोनों के मास बराबर हो जाएं। ठीक है, अगर बराबर रहेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो हम जानते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपल रेशियो होता है। जैसे एम्पिरिकल फार्मूला के एग्जांपल बोलें C6H12O6, इसका जो सिंपल रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा C1H2O। C1H2O इसका सिंपल फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि 6 1 जा 6 2 जा और 6 1 जा। तो हम जो सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हैं एटम्स का, वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला दूसरा होता है। तो दोस्तों C3H4n का जो मास होगा C3, तो इसलिए 12 3 जा प्लस 1 × 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, प्लस 14। ओके दोस्तों, 12 3 जा, तो यहाँ से जो कैलकुलेट करने के बाद आया 36 + 4 40 + 14 54। तो दोस्तों 54 आया है। तो 54 × n इक्वल टू क्या होगा? 108। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 108 डिवाइडेड बाई 54, और जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। मतलब C3H4n में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारे एटम्स में, तो हो जाएगा C6H8n2। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी।
नो, ऑप्शन सी C6H8N2। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कमेंट नहीं करते हो, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ, और आपको किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो, लाइक करो, और हमारे चैनल पर आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उससे ज़रूर दबाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।